आदाब, मैं हूं असफरुल हक न्यूज टेक 24 से। आज हमारा तीसरा एपिसोड है और हमारे साथ आज मौजूद है शिवांशु मिश्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। आज हम जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवांशु मिश्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। तो हम आज जानेंगे इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कि कैसे इन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन से राजनीतिक जीवन में इन्होंने कदम रखा। तो शिवांशु मिश्रा जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो आपने कैसे इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, किस उद्देश्य से? देखिए, राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, क्लास 4, तो बस्ती जिले में ही अपने शहर में सावित्री विद्या विद्यालय है, तो वहाँ मैं पढ़ने जाता था। और हमारी कॉलोनी में, आवास विकास कॉलोनी में एक टीवी टावर का पार्क है, वहाँ पे शाखा लगती थी आरएसएस की। और आते जाते मैं उस शाखा में देखता था कि यहाँ तमाम जो विद्यार्थी हैं, छोटे से लेके बड़े युवा तक हैं, वो एक साथ इकट्ठे होकर के और कबड्डी खेल रहे हैं और अन्य तमाम प्रकार के खेल खेल रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं राष्ट्रभक्ति के। तो मैं उससे प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद जो उसमें एक दो लोग हमारे मोहल्ले के जाते थे, तो उनसे मैं बातचीत किया कि मैं भी वहाँ चलना चाहता हूँ, और फिर मैं भी शाखा में जाने लगा। और वो राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो नहीं है, लेकिन आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो इस नाते हूँ चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ। और तो हमारी शुरुआत एक प्रकार से आप वहां से मान सकते हैं। तो शिवांशु जी, क्योंकि आप एक युवा जिला अध्यक्ष हैं, तो मैं पहले यूथ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा आपसे कि इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कई विद्यार्थी अपने घरों को चले गए, पढ़ाई के रिलेटेड कई मामले हो जा रहे हैं। जो विद्यार्थी अपने घरों को आए हैं, उनसे जो हॉस्टल्स में रहते थे उनसे रेंट मांगा जा रहा है, तो ऐसे कई मामले हैं। तो इस विषय में आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप क्योंकि एक पार्टी में हैं, तो आप क्या विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हैं? अब ये समस्या का शुरुआत तो जो इसका मूल है कि चीन का जो वुहान शहर है, हम सभी लोग जानते हैं कोविड-19 कोरोना जो आज महामारी ये फैली हुई है पूरे दुनिया में, इसकी शुरुआत चीन के वुहान से हुई है। और जब हम भारत पर आते हैं तो आपने ऐसे भी वीडियो देखे होंगे जो पाकिस्तान के छात्र वुहान में हैं और वो अपने देश की सरकार को रो रो करके मैसेज दे रहे हैं, वीडियो उनके जा रहे हैं कि भारत के छात्र, अभी आज विमान आ रहा है, अभी कल विमान आया था, और भारत के छात्र उसमें बैठ के जा रहे हैं। और भारतीय विमानों से कई अन्य देश के जो छात्र फंसे हुए थे वुहान में, वो भी भारत सरकार उनको ले जा रही है। हे हमारी पाकिस्तानी सरकार, तुम हमको कब वापस बुलाओगे? तो भारत की सरकार ने अन्य किसी भी देश की अपेक्षा एक बहुत ही प्रतिमान स्थापित किया है, एक विशाल प्रतिमान स्थापित किया है कि पूरी दुनिया में, चाहे वो चीन हो, चाहे ईरान हो और चाहे अन्य तमाम देश हो, जहां भी भारत का कोई विद्यार्थी फंसा रहा है, भारत की सरकार ने 100% उसका गारंटीड व्यवस्था किया है कि वो विद्यार्थी वापस सुरक्षित रूप में अपने देश में आ सके। उनको विमान भेज करके बुलाया गया है और लाया गया है सुरक्षित तरीके से। और जो हमारा शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान है, उसने तक हमारे प्रयासों की प्रशंसा की है। अभी जब भारतीय विमान सेवा का विमान भारत से जा रहा था, तो पाकिस्तान और ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसके वायु सीमा से कोई विमान एक ही साथ पूरा ईरान नहीं क्रॉस कर सकता, उसको 3 अलग अलग चरण में अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन भारतीय विमान का पाकिस्तान ने स्वागत किया कि ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि आप इस कोरोना के संकट में भी विमान सेवा संचालित कर रहे हैं। तो हम आपके पूरे इस समय हवाई जहाज में जो क्रू है, सबको हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपको अनुमति, फिर जो फॉर्मेलिटी होती है, पाकिस्तान ने किया, ईरान ने किया, और पूरी जो उनको अनुमति दी जाती है शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए एक बार में दी गई। तो भारत की सरकार ने और भारत के उड्डयन मंत्रालय ने और जो इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इन सबके जितने भी क्रू हैं, सबने प्रतिमान स्थापित किया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया इसको जानती है, हम आप भी जानते हैं, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं
कि पूरी दुनिया से कैसे भारत ने अपने विद्यार्थियों को, अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप में निकाल करके अपनी धरती पर लाया। और यहाँ भी जब वो उतरे हवाई अड्डों पर, तो उनके उतरने के बाद कौन पॉजिटिव है कौन नहीं पॉजिटिव, वहां से भी जिनको लाया गया वहां भी चेक किया गया, यहाँ उनके उतरने के बाद भी चेक किया गया। और अगर किसी में संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़े तो उनको हवाई अड्डों पर ही उनको क्वारंटाइन करते हुए, आइसोलेट करते हुए, पूरा इलाज करने के बाद, स्वस्थ होने के बाद उनके घरों को वापस भेजा गया। तो इसके बारे में हमारा देश ये पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है और हमको अपने राष्ट्र पर, अपनी सरकार पर गर्व करना चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो उस क्लास 4 से चालू हो गई थी। कोरोना स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रुधौली भी, अपने बस्ती में जो है रुधौली, यहाँ पर आप देखिए तबलीगी जमाती कह के किसी के घर में घुसवा दिए, पुलिस फोर्स पूरी चली गई। वहां पर मैं खुद लाइव कवरेज करके आया हूँ, जबकि वहां पर पर्सनली उन्हीं के घर के लोग थे। और जो गोदी मीडिया हम लोग जिसको कहते हैं, उन्होंने एक चीज कहा कि नहीं, हम लोग भाई सभी लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। अब आप नहीं कहेंगे ना, आप कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ऐसे देखिए गोदी मीडिया जो अनर्गल बात फैला रही है। देखिए यहाँ पर खंडन, आप एक चीज गोदी ही क्यों कहते हैं? क्यों गोदी मीडिया? क्योंकि ये चल चुका है ट्रेंड की, वो गोदी ही मीडिया किसने चला दिया, कब चल गया? आप फिलहाल, मेरा सवाल ये था। नहीं, मैं फिर गोदी मीडिया के ऊपर आता हूँ कि गोदी मीडिया मैंने तो अब तक सुना ही नहीं है। मैं ऐसी कोई ऐसा कोई शब्द मैंने सुना ही नहीं था। मैंने सुना है, मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुना भी है, स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ। कब से चल गया है गोदी मीडिया? ये गोदी मीडिया तभी से चल गया है जब से ये हिंदू मुस्लिम ये किया जा रहा है इस कोरोना की महामारी में, जबकि एक साथ लड़ना चाहिए। तो इसमें हिंदू मुस्लिम, आप तबलीगी जवाब, फिलहाल मैं बता दूं आपको कि यहाँ से राज्य सूची में चला गया कि 3 लोग जमाती थे, जिसका खंडन जिलाधिकारी महोदय ने किया, ठीक है। उसके बाद भी लगातार जमाती कहा गया। रुधौली में ऐसे छापा पड़ा, 50 लोग आए थे यहाँ पर तबलीग करने कई गांव में, उनको 50-50 दिन, 2-2 महीने तक उनको यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया, उनका मोबाइल ले लिया गया, जिसको हमारे चैनल के माध्यम से उनको वापस कराया गया, उनका न्यूज चला के। तो ये सब आप बताइए, इसका क्या, कौन जिम्मेदार? अभी तो ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर उनको NSA लगा देना चाहिए, ताकि आइंदा से ऐसा कोई धार्मिक आहत ना पहुंचाए लोगों को। मैं फिर कहता हूं कि जो जिस लेवल का अपराध करता है उसके ऊपर उस लेवल की कार्रवाई की जाती है, और पुलिस का काम किसी अपराधी को पकड़ करके न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने का होता है, उसके बारे में बताने का होता है कि उसने क्या अपराध किया है। बाकी माननीय न्यायाधीश तय करते हैं कि इसको किस लेवल की क्या सजा दी जानी है। फिलहाल देखा जाए तो ये कोरोना से ज्यादा दिक्कत इस जो सांप्रदायिक माहौल बना है उसका है। तो क्या इसके बारे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई कर दे, कि आइंदा से भाई ये यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब भी है, हर चीज है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, तो किसी एक व्यक्ति विशेष को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप बताइए। किस व्यक्ति को? इसका किसने कहा कि वो जमाती थे यहाँ रुधौली वालों को? मीडिया नहीं, गोदी मीडिया। भाई गोदी मीडिया के आप नहीं, मैं मीडिया का हूँ, मैं मीडिया का नहीं हूँ। मीडिया के आप हैं, भाजपा ने नहीं कहा ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं। वहाँ पर कैसे, वहाँ पर आप देखिए, आप मीडिया के हैं, आपके अन्य तमाम साथी पत्रकार मीडिया के हैं। अगर मीडिया ने कह दिया, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रिंस जी, तो अगर मीडिया ने कहा कि वो जमाती हैं, तो आप अपने मीडिया के साथी बंधुओं से बात करिए। तो मीडिया को इन्फॉर्मेशन जिसने पहुंचाया उसने ये बात, भाई मीडिया अपने से तो जान नहीं जाएगी कि हाँ यहाँ पर इतने जमाती हैं, लोग नहीं तो कहा होगा वहां पर, जिसका खंडन वहां पर वो नगर पंचायत के अध्यक्ष वो जो है धीर से निषाद जी, उन्होंने भी इसका खंडन किया। वहां पर जब मैं गया, वहां पर उनका कवरेज किया, मैंने चैनल पे अपने चलाया, उन्होंने भी इसका खंडन किया कि राजनीतिक रंजिश के कारण उन लोग को ऐसा किया गया। तो अब आप बताइए, राजनीतिक रंजिश के कारण ऐसा करना चाहिए? फिर मैं कह रहा हूँ, किया किसने? आपने कहा कि मीडिया ने किया, तो मीडिया को इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति ने दिया ना? इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया। नहीं, मैं आपकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने नहीं दिया, मतलब मेरी पार्टी के लोगों ने भी नहीं दिया। अगर किसी ने दिया है, किस भी व्यक्ति ने दिया है, तो आप अपने साथी बंधुओं से बात करके, जिसको ये सूचना मिली है, इन्फॉर्मेशन जिसको मिली है, उससे बात करिए, उससे नाम पूछिए किसने इन्फॉर्मेशन दिया है, उस पर आप मुकदमा दर्ज कराइए।
उस पर आप भी FIR कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक बात बताइए, मुकदमे तो हो रहे हैं। हाँ। मुकदमे हो रहे हैं और रोज ये सब बात नई नई आ भी रही है सामने। तो अब ये या तो भाई न्यायपालिका इतना वो हो गई है, मतलब कानून व्यवस्था जो है जिले का, कि इतना अच्छा नहीं रह गया है कि उन लोग का मनोबल बढ़ रहा है। किसका मनोबल बढ़ रहा है? किसी ने नहीं भाई बढ़ा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। फिर मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि किसी ने इंफॉर्मेशन दिया और मीडिया ने ये बात प्रकाशित और प्रसारित कर दिया कि वो जमाती हैं, जबकि वो जमाती नहीं थे। तो क्या जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिला उन्होंने या आपने, चूंकि मीडिया के लोगों को मिला, ये ऐसा आप बता रहे हैं, तो आपने FIR किया और उस पर कार्रवाई नहीं किया पुलिस ने? नहीं, उसका खंडन हमने किया भाई। हम लोग वहां पर गए, उसको मैं लोगों के सामने हमने लाया कि ऐसी बात। हमारा काम ये नहीं है कि हम FIR डायल कर, हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उसको लोगों के सामने लाएंगे। ठीक है, वहां पर हम गए, पता चला कि ऐसा नहीं था, तो हमने उसको लोगों के सामने लाया कि ये लोग जमाती नहीं थे, ये लोग उनके मतलब अपने घर ही के थे और ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात आपका जो मंतव्य था वो सफल हो गया, उसकी बधाई आपको है। एक जो ये सोच चल रही है उसके बारे में बताइए आप थोड़ा, कि इसके बारे में कुछ कानून को, और जो भी व्यक्ति विद्वेष फैला रहा है उसके बारे में जिसको भी जानकारी होती है, निश्चित रूप से उसको बस्ती पुलिस के सामने उसका नाम रखना चाहिए और उसका डिटेल रखना चाहिए कि कैसे वो विद्वेष फैला रहा है। बस्ती पुलिस के बारे में जहां तक मैं जानता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। अगर कोई भी इस प्रकार का विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है तो जैसा मैंने बताया कि अनेक लोगों के बारे में मैंने भी मीडिया से ही जानकारी मुझे मिली कि उनके ऊपर पुलिस ने सख्ती बरता और उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया, कार्रवाई की गई। तो अगर कोई छूट गया है जो इसी श्रृंखला का है, विद्वेष फैला रहा है, कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो हम चाहे राजनीति में हो, आप चाहे मीडिया में हो और चाहे कोई किसी वर्ग से संबंधित हो, लेकिन ये सब होते हुए उसके पहले हम लोग भारत के एक नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के नाते मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे दृष्टि में कोई आ रहा है जो भारत के सांप्रदायिक ताने बाने को, एकता और अखंडता को नष्ट करने का कुचक्र कर रहा है, तो हमको उसको पुलिस के समक्ष वो बात लानी चाहिए। ऐसा पुलिस के सामने बात नहीं आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो शिवांशु जी, जैसे कि आप RSS में भी एक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर लोगों के कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि क्या RSS के एजेंडा को भाजपा मतलब लागू करती है? इन दोनों में रिलेशन जानना चाहते हैं लोग कि RSS और भाजपा का क्या रिलेशन है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरा मातृ संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चूंकि जो भी संघ के कार्यकर्ता हैं उसमें से अधिकांश बचपन में ही अपने संघ से जुड़ जाते हैं। उनको देशभक्ति के गीत गाना अच्छा लगता है, उनको कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, तो वो अपनी राष्ट्रभक्ति के नाते से स्वाभाविक रूप से संघ से बचपन में जुड़ जाते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो उपलब्ध राजनीतिक संगठनों में जो संगठन राष्ट्रवाद के से ओतप्रोत है, ऐसा उनको भारतीय जनता पार्टी दिखता है, तो स्वाभाविक रूप से वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं। संघ मेरे जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वैचारिक अधिष्ठान है, मातृ संगठन है। मातृ संगठन मतलब संघ हमारी माँ है, यही हमारा और संघ का संबंध है। शिवांशु जी, आपने देखा कि अभी फिलहाल नेपाल ने अपने 4 लोगों के ऊपर हमला किया, जिसमें से एक लोग की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि नेपाल अपना पड़ोसी देश है और उसने जो कार्य किया है वो बेहद शर्मसार है, एकदम बहुत ही बुरा कार्य है ये। और योगी जी भी हमारे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या हमारे देश को कुछ कड़ा कदम इसके प्रति उठाना चाहिए कि नहीं? देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर का विषय आप हमसे पूछ रहे हैं। नेपाल
से भारत का जो रिश्ता है, और विशेषकर हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश नेपाल से सटा हुआ भारत का राज्य है, तो वो रिश्ता हम सभी जानते हैं कि ये सहस्त्राब्दियों का रिश्ता है, हमेशा का रिश्ता है। नेपाल आज अलग देश जरूर है, लेकिन जैसे भारत के तमाम राज्य थे, तो बस्ती में भी रजवाड़ा था, बांसी में भी रजवाड़ा था, ग्वालियर राजघराना था, पेशवा थे, उदयपुर था, तो भारत में सैकड़ों रियासतें जिस प्रकार से थी, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ऐसे ही नेपाल भी एक राज्य था। ये संयोग का बात है, और उस समय तत्कालीन परिस्थितियों का बात है। कहा तो ये भी जाता है कि महाराजा स्वर्गीय त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव जी ने नेपाल के विलय का प्रस्ताव भारत में किया था कि नेपाल राज्य का भारत में विलय कर दिया जाए, लेकिन तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस बात को अनुमति नहीं दिया था कि नेपाल का भारत में विलय किया जाए। नहीं तो जैसे सिक्किम में रजवाड़ा था, वहां भी राजा थे सिक्किम में, चीन की दृष्टि सिक्किम पर थी, सिक्किम को चीन निगलने के प्रयास में लगा हुआ था, और भारत ने कार्रवाई किया और सिक्किम का भारत में विलय हो गया। तो ऐसे ही जैसे तमाम 600 से अधिक रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ, जो भारत आज हमारे सामने है, और फिर बाद में सिक्किम का भी विलय हुआ, ऐसे ही नेपाल का भी विलय होने की स्थिति थी, जो मेरी कहीं से जानकारी में है। लेकिन संयोग है कि नेपाल का विलय नहीं हुआ। नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत उसका सम्मान करता है और बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन वह नेपाल जिससे हमारा सांस्कृतिक संबंध है और प्रत्येक दृष्टि से अटूट संबंध है, उस नेपाल पर चीन की दृष्टि लगी हुई है। और जब तक नेपाल में राजशाही थी, नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य था, हिंदू स्टेट था, नेपाल के राजा थे, उनके प्रति नेपाल के नागरिकों में भक्ति और समर्पण की भावना माने वो एक लेवल से अधिक रहती थी। नेपाल के राजशाही का, वहां के राज परिवार का जब कत्लेआम हुआ था, तो नेपाल के लाखों नागरिक अपना सिर मुड़वा करके और विलाप कर रहे थे नेपाल की सड़कों पर। वो दृश्य हम सभी ने मीडिया में देखा है, चैनलों पर देखा है। तो अब लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो नेपाल के राज परिवार का जो कत्लेआम हुआ था, वो चीन का ही तो षड्यंत्र नहीं था, ऐसा आज लगता है। और नेपाल के साथ चीन खेल रहा है। तिब्बत एक अलग राष्ट्र था, तिब्बत स्वतंत्र था, तिब्बत को निगल लिया चीन ने। तो आज नेपाल की स्थिति भी वही है, नेपाल को भी चीन निगलने की स्थिति में है, और ये नेपाल कुछ नहीं कर रहा है, ये सब कुछ नेपाल के द्वारा चीन कर रहा है। और हमारे भारत की जो सरकार है, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, तो हमको आपको ये विश्वास होना चाहिए, मुझे परम विश्वास है कि चाहे नेपाल में बैठे हुए कम्युनिस्ट हो जो आज वहां की सरकार में है और चीन के इशारे पर ये खेल खेल रहे हैं, और चाहे चीन है जो स्वयं भारत की सीमाओं पर आकर के और शरारत करने का प्रयास कर रहा है, किसी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। और भारत की सेनाएं अपना विजयी ध्वज, अपना तिरंगा झंडा लहराती रहेंगी, उस पर कोई आंच नहीं आने पाएगा। हमने और आपने मिलकर के ऐसी सरकार देश के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांशु जी। क्या आप हमारे दर्शकों को कोरोना से त्रासदी के संबंध में कुछ सूचना देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपके सभी जो दर्शक हैं, उन सभी बंधुओं को, मित्रों को, आप सभी आदरणीयों को ये कहना चाहेंगे कि कोरोना महामारी जिसका अभिशाप हमारे अनचाहे लेकिन चीन से हमको प्राप्त हो ही गया है, तो ऐसे चीन को सबक सिखाइए, स्वयं सुरक्षित रहिए। कोरोना के सुरक्षा के संबंध में
जितनी बातें आपको सरकार के द्वारा बताई गई हैं, उन सभी निर्देशों का, उन सभी बातों का आप पालन करिए। और जिस चीन ने आपको कोरोना दिया है, उसको आप अपना रुपया दे रहे हैं, तो अपना रुपया, अपना बटुआ संभालिए। बी वोकल फॉर लोकल, अपने लोकल उत्पादों के लिए वोकल बनिए और किसी मतलब अपने स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए, प्रसार करिए। यही मैं आप सभी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं और आप सभी को शुभकामना देता हूं। आप सभी सुरक्षित हैं और ईश्वर की कृपा से हम सभी सुरक्षित रहेंगे। भारत आगे बढ़ेगा, भारत विश्व शक्ति बनेगा। विश्व शक्ति हम बन चुके हैं, बस कुछ क्षण बाकी है, कुछ समय बाकी है। हमारे आपके सामने ही हम सभी हमारे देश को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में देखेंगे और बहुत कुछ ऐसा होना बाकी है जो अभी तक कई सदियों से और दशकों से जो मामले थे, लंबित थे, किसी सरकार में दम नहीं था वो कर पाती, लेकिन आपके द्वारा चुनी हुई श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जैसे कश्मीर से धारा 370-35 से हटाया है, जैसे जो 3 तलाक का मामला था तो महिलाओं को आजादी दिलाई है, 3 तलाक समाप्त हो गया है, जैसे और तमाम बिंदु हैं जिन पर भारत की श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कार्य किया है। तो आज भारत कोई ऐसे अरू गरू देश नहीं है और किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है कि पहले जैसे भारत आता था तो पाकिस्तान तुरंत जाता था या पाकिस्तान हो करके भारत आता था। आज भारत विश्व के सबसे अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। भारत पूरे विश्व किस दिशा में चलेगा वो तय करता है। भारत आज एक भिखारी देश नहीं है, भारत आज एक दानदाता देश है। अमेरिका को भी जब आवश्यकता पड़ती है तो भारत के आगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निवेदन करता है कि हमको आप अपनी दवाइयां दे दीजिए, हमारे लोगों की जान बच जाए। आप उस भारत के नागरिक हैं और इस भारत के नागरिक होने के नाते पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और फिर कहता हूं बी वोकल फॉर लोकल, नेशन फर्स्ट। और अपने राष्ट्र के प्रति और स्वदेशी उत्पादों के प्रति आप अपना समर्थन दीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अफरुल प्रिंस जी आपको भी धन्यवाद कि आपने हमको आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का हमको अवसर प्रदान किया। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो हमने बात किया शिवांशु मिश्रा जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। हमने कई मुद्दों पे उनसे बात किया और उनके विचार सामने लाए। तो हम फिर आपके सामने मौजूद होंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।